Namaskar बच्चों. In life process chapter under the topic respiration, today we will study about different types of respiration. आज की वीडियो में हम देखेंगे what are the different pathways of glucose breakdown, what is aerobic and anaerobic respiration, how they are different from each other, how respiration takes place in plants. At the end of the video, we will discuss about frequently asked questions related with this topic. So let's start. Glucose is the main source of energy in our body. ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू विलाई. बाद में इसे पास ऑन किया जाता है ब्लड वेसल्स तक. ब्लड उस ग्लूकोज को लेकर हर सेल तक पहुंचता है. बॉडी की इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और बनाता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है. दैट मीन्स एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा. ये पायरुविक एसिड आगे चलकर और भी ब्रेक डाउन होगा, लेकिन इसका ब्रेक डाउन होना इस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है. इसके बेसिस पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं. फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि ये सेल्स में ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है और ब्रेकडाउन होकर वो बनाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड केस, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. थर्ड केस, कभी कभी सिचुएशंस आती हैं जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे उसकी मात्रा कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इन आवर मसल्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ऐसे में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में हमें पेन महसूस होता है. तो पायरुविक एसिड किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में है या ऑक्सीजन कम मात्रा में. ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ तो उससे हमें मिली एटीपी की एनर्जी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था. जो भी हम फूड न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, फाइनली ब्रेक होके हमें रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसमें एडिनोसिन शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. जब भी फॉस्फेट लिंकेज ब्रेक होगी, एनर्जी हमें मिलेगी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा? इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर. सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे प्लांट एनिमल सेल में ये होता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन होता है. इस रेस्पिरेशन का मेन गोल क्या है? एटीपी से ज्यादा एनर्जी मिले. रिएक्टेंट्स होते हैं इसमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और फाइनली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का निकलना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की जस्ट रिवर्स दिखेगी. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट का इस्तेमाल करके बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो both reactions are just reverse of each other. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ, जबकि रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी को रिलीज करेगा. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, रेस्पिरेशन में ब्रेक हुआ. So this is photosynthesis making glucose and breaking glucose is your respiration. 3 मेन स्टेप्स हैं किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यूकैरियोट्स में. फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन होगा और कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है.
So this is glycolysis. Glucose breaking down to pyruvic acid. और भी 2 स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बारे में डिटेल में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। और फाइनली नेट हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी का फायदा होता है। तो ओवरऑल ग्लूकोज reacting with oxygen to produce carbon dioxide, water and ATP energy. So in 3 steps, the whole process is completed: glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. What are the different pathways of glucose breakdown? Let's understand through this flow chart. Glucose, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, हर सेल की साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले बनाएगा पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, और साथ में रिलीज होगी एनर्जी। हर सेल में ये प्रोसेस होगा, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, अब्सेंस में हो। दिस स्टेप इज कॉमन। पाइरुविक एसिड बनने के बाद डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि ये सेल्स में, तब पाइरुविक एसिड ब्रेकडाउन होकर बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी। सेकेंड कंडीशन आ जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी मसल्स में कंडीशन आती है, तब पाइरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा और बनाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। थर्ड केस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा और फाइनली हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर with 38 ATP molecules of energy. So these are the different pathways of glucose breakdown. अक्सर एग्जाम में बच्चों ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन का पाथवे आपसे पूछा जाता है with the help of this flow chart. So there are basically 2 main types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration means which is taking place in the presence of oxygen. कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, पाइरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा और बनाएगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड केस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ही कंसीडर करते हैं। विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पे होगा हमारी मसल्स में और फॉर्मेशन होगी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्योंकि हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, जिसे हम मसल्स क्रैम्प भी बोलते हैं। So these are the different types of respiration. In exam, we were frequently asked what is the difference between aerobic and anaerobic respiration. First, aerobic means breakdown of glucose is taking place in the presence of oxygen, and anaerobic means breaking down of glucose in the absence of oxygen. अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो एरोबिक में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives the final product carbon dioxide plus water plus energy. But in case of anaerobic respiration, glucose is simply breaking down to give ethanol, carbon dioxide with energy. Occurring aerobic respiration takes place both in cytoplasm and later on in mitochondria, while anaerobic respiration takes place only in cytoplasm. Then in terms of energy production, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। देन फाइनल प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, फाइनल प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, while in anaerobic respiration 2 conditions are there. If it is taking place in lack of oxygen तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल एरोबिक रेस्पिरेशन के ज्यादातर सभी प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या हमारी मसल सेल्स। देन कम्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की जरूरत है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही उन्हें एनर्जी मिलेगी। तो प्लांट्स में भी सेम इसी तरह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी से प्लांट अपनी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। लेकिन प्लांट और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में डिफरेंस है।
जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में हर पार्ट इंडिविजुअली ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है। तो हर पार्ट इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करेगा। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेकेंड डिफरेंस इज प्लांट्स को एनर्जी की बहुत ही कम जरूरत होती है। प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। इसलिए प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज की रेट बहुत ही स्लो होती है। प्लांट की रूट्स जो कि सॉइल के अंदर है, इवन उनमें रेस्पिरेशन होता है। सॉइल के अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल में जो बीच में गैप होता है, और उन एयर पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन होती है उसे रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। रूट्स में बेसिकली रूट हेयर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का और CO2 इवॉल्व करने का काम करते हैं। इन दोनों ही चीजों में डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज होगा, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लीव्स भी अपना रेस्पिरेशन अलग से करती है और इसके लिए लीव्स की सरफेस पर टाइनी पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट ब्रीथ करता है। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टोमेटा ऑक्सीजन अंदर लेता है, सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है उसे स्टोमेटा के थ्रू ही एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस प्लांट में डे टाइम में एक साथ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन गैस को छोड़ेगा, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेगा और CO2 को छोड़ेगा। तो ड्यूरिंग द डे टाइम बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और इसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, रेस्पिरेशन इन लीव्स किसके थ्रू होगा? लीव्स की सरफेस पे टाइनी पोर्स हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होगा। नाउ रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स रूट हेयर के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर इन द सॉइल। एयर के पास ऑक्सीजन है, रूट हेयर्स उस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे by the process of diffusion. In frequently asked question, what will happen if a potted plant is overwatered for a long time? एक potted plant में आप ज्यादा पानी डालकर रखते हैं लगातार तो क्या होगा? तो आपको हैरानी होगी बच्चों, प्लांट की डेथ हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा अगर हम उसे ज्यादा पानी डालेंगे। इसका रीजन क्या है? तो पानी डालने से क्या होगा, जो सॉइल के बीच में एयर थी वो एयर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। जब एयर नहीं होगी तो उसकी ऑक्सीजन रूट्स तक पहुंच नहीं पाएगी। रूट्स में एरोबिक की बजाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ऐसी कंडीशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, उस अल्कोहल की वजह से प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स तक पहुंचाना भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नाउ रेस्पिरेशन इन स्टेम। प्लांट्स के स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है थ्रू लेंटिसल्स। लेंटिसल्स एक्चुअली में लूजली पैक्ड डेड सेल्स हैं जिनके बीच में जो खाली जगह है, स्मॉल पोर्स हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन स्टेम के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो स्टेम्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल्स। Now one more question is there, why one should not sleep under a tree at night? रात में पेड़ के नीचे, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में आप सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में आप सोएंगे तो आप अनईजी फील करेंगे, आपको परेशानी होगी। तो क्या रीजन है? तो देखिए इसका रीजन क्या है बच्चों, कि दिन के समय में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेसेस प्लांट में चलते हैं, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे ऑक्सीजन काफी मात्रा में रहती है। लेकिन रात के समय क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है ड्यूरिंग द नाइट। ऐसे केस में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कौन सी गैस बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हम अनईजी फील करते हैं और सही से सो नहीं पाते। Let us see it through a video. This child trying to sleep under a tree at night. Not feeling comfortable. During the daytime, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेल कर रहा है और रेस्पिरेशन भी कर रहा है एट द सेम टाइम, तो ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी। दैट मीन्स स्लीपिंग अंडर द ट्री ड्यूरिंग डे इज ओके, बट ड्यूरिंग नाइट प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, only respiration process is going on, so only carbon dioxide gas is there under the tree. So that's why not feeling comfortable to sleep under the tree at night. Let us discuss some frequently asked questions. First is, write the overall equation of anaerobic respiration in yeast and in muscle cells. तो yeast में जब आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे glucose breaking down into pyruvic acid and pyruvic acid is breaking down into ethanol and carbon dioxide gas. But in case of muscles, glucose is breaking down in pyruvic acid and later on in lactic acid only. Second, what is the name of respiration that utilizes oxygen? कौन सा respiration है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है? एरोबिक respiration. उसकी ओवरऑल इक्वेशन आपको लिखनी है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP एनर्जी। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? दोनों जगह होगा। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा और फिर वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहां उसका ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? तो बच्चों कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यूजली मॉर्निंग आवर्स में और शाम के समय में जितनी स्पीड में प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है उतनी ही स्पीड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड दैट इज द कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट, you have to give 2 points of difference between respiration in plants and respiration in animals. Respiration in plants में हम 2 points लिख सकते हैं। नंबर 1, respiration की रेट बहुत ही स्लो होती है, gaseous exchange takes place at slower rate because plants requirement of energy is less. And second point is each part of the plant respire independently. हर पार्ट अलग अलग रेस्पायर करता है। रूट्स रूट हेयर के थ्रू करती हैं, लीव्स स्टोमेटा के थ्रू करता है एंड स्टेम लेंटिसल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज ए वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी जस्टिफाई। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, तो क्यों? तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही जो भी हमने फूड आइटम खाया था उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देंगे। जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज ए वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसके लिए हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसको आप शो कर सकते हैं। तीनों पाथवे आपको शो करने पड़ेंगे। ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड and then 3 different pathways: presence of oxygen, absence of oxygen and lack of oxygen. What are the final products you have to write? इस वीडियो में इतना ही। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।